सो हाय गाइस, वेलकम बैक। सो यार, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नए रूल के बारे में जो कनेडियन गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंडर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में 20 घंटों से ज्यादा काम कर सकते हो। ठीक है, तो इस रूल के बारे में बात करेंगे। आई एम श्योर यू माइट बी हैविंग अ फ्यू डाउट्स एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, सो वी गोना डिस्कस दैट। देयर आर अ फ्यू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दैट आई वांट टू शेयर विद यू, तो वो भी डिस्कस करेंगे। प्लस आई टेल यू अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन इस रूल के लिए एलिजिबल है और कौन कौन इस रूल के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। पहले अगर हम बात करें इस नए रूल के बारे में कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस न्यू रूल, तो थोड़ी सी यहाँ पे आपको एक बारी बैक स्टोरी दे देता हूँ। अभी तक एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप कनाडा में सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते थे एक हफ्ते में। सो यू आर ओनली अलाउड टू वर्क 20 आवर्स पर वीक एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कनाडा। बट इस नए रूल के आने के बाद ये जो 20 आवर्स की लिमिट है, इसको वेव ऑफ कर दिया गया। सो बेसिकली अब एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप कनाडा में 20 घंटे, 30 घंटे, 40 घंटे जितना चाहो उतना काम कर सकते हो, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बारे में कि कौन कौन इस रूल के लिए एलिजिबल है। तो 3 कैटेगरी के लोग हैं जो इस रूल के लिए एलिजिबल है। सबसे पहले वो लोग जो ऑलरेडी अभी कनाडा में हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरे वो लोग जो अभी कनाडा नहीं आए हैं, इंडिया में ही हैं, लेकिन उनका स्टडी परमिट उनके पास आ चुका है, वो अगले इनटेक में आ रहे हैं। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो अभी इंडिया में है, स्टडी परमिट भी नहीं आया है, बट उन्होंने अपना स्टडी परमिट 7 अक्टूबर से पहले अप्लाई कर दिया था। तो अगर आपने अपना स्टडी परमिट 7 अक्टूबर से पहले अप्लाई कर दिया था, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस न्यू रूल। द क्वेश्चन राइजेस दैट व्हाई दिस न्यू रूल इज सच अ बिग डील। Well, to find the answer behind that, I'll share a few financial problems that Indians go through as an international student in Canada and how this new rule can solve it. ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम की अगर हम बात करें ना, देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट लोन दे के कनाडा पढ़ाई करने आते हैं। ठीक है, तो उनको अपनी लोन की इंस्टॉलमेंट्स खुद पे करनी होती है पार्ट टाइम जॉब करके। एक दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने अगले सेमेस्टर्स की फीस खुद निकालनी होती है। तो 1 या 2 सेमेस्टर की फीस दे के आएंगे और बाकी सेमेस्टर्स की फीस उनको पार्ट टाइम जॉब करके खुद निकालनी है। और तीसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जब वो कनाडा आते हैं, देयर फैमिली दे स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, so now they want to support their family financially back home. All right, so they want to send money to their family back home so they can support them financially. ठीक है, तो ये कुछ ऐसी फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जो काफ़ी इंडियंस फेस करते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कनाडा। बट अकॉर्डिंग टू मी दिस न्यू रूल कैन हेल्प देम सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। अब देखो, अगर आप कनाडा में किसी भी प्रोविंस में काम कर रहे हो ना पार्ट टाइम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो आपकी जो मिनिमम वेज होगी ना वो $15-17 ही होगी। ठीक है, और जो टैक्स काटने के बाद आपकी जेब में पैसा आएगा ना, वो अराउंड $900 to $1100 होगा पर मंथ। ठीक है, अगर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो डजेंट मैटर आप किस प्रोविंस में रह रहे हो, अराउंड $800 to $1000 आपका पर मंथ एक्सपेंसेस होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशन के बाद आप अगर अपनी सेविंग्स देखोगे ना, तो यूर सेविंग अराउंड 100 मैक्स टू मैक्स $200 to $250 पर मंथ। ठीक है, एंड विद दिस अमाउंट ऑफ सेविंग्स, I don't think you can easily pay your college fees or your installments or support your family back home. तो इसके लिए बच्चे क्या करते हैं ना कि वो कैश पे काम करते हैं इलीगली, और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि उनसे काम करवा लिया जाता है लेकिन उनको कैश दिया नहीं जाता है। ठीक है, सो विद दिस न्यू रूल यू वोंट बी फेसिंग ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स बिकॉज लुक एट इट दिस वे। ये जो कैलकुलेशन मैंने आपके साथ शेयर की ना, ये अगर आप हफ्ते में 20 घंटे काम करते हो तो पॉसिबल है, लेकिन अगर आप इसको डबल कर देते हो, आप 20 घंटे की जगह हफ्ते में 40 घंटे काम कर रहे हो ना, सो you will come to know that आपकी जो मंथली सेविंग्स होंगी that will shoot up to $1100 or $1200 per month. Now that's a big number. अब इस नंबर के साथ you have a very good chance that you can pay your installments easily without any pressure, or you can pay your semester's fees, or you can send a little bit money back home विदाउट एनी प्रेशर ऑन योर हेड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस रूल के रिलेटेड काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं और कुछ एडवांटेजेस भी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एडवांटेजेस के बारे में, देन विल टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस रिलेटेड टू दिस न्यू रूल। ठीक है, तो अगर एडवांटेजेस के ऊपर हम आ जाए तो यहाँ मैंने कुछ एडवांटेजेस लिख रखी हैं। इसमें से सबसे पहले तो ये होगी कि आप अपनी कॉलेज की फीस दे सकते हो, आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकते हो, आप अपने पेरेंट्स को बैक होम सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो कुछ एडवांटेजेस रूल की हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। ठीक है, एक एडवांटेज रूल की ये भी है कि दिस रूल कैन हेल्प यू स्टे बिजी। काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका कोर्स जो होता है ना, जैसे मार्केटिंग हो गया, सेल्स रिलेटेड कोर्स हो गया, PGDM कोर्स हो गए, इनकी क्लासेस हफ्ते में 1 या 2 दिन, मैक्स 3 दिन होती हैं। ठीक है, और अगर ये 20 घंटे काम करते हैं तो 1 या 2 दिन 8-8 घंटे की भी शिफ्ट लगाएंगे तो 2 दिन काम करेंगे। ठीक है, तो बाकी इनके पास 2 या 3 दिन फ्री रह जाते हैं। अब ये 2 या 3 दिन फ्री रह के घर बैठने से अच्छा यू कैन गो आउट एंड वर्क, सो यू डोंट फील होम सिक, यू डोंट फील लोनली, यू डोंट फील डिप्रेस्ड। घर बैठे बैठे ना कभी कभी होम सिक फील होने लगता है, कभी कभी लोनली लगने लगता है, because rest everyone else might be going to their college, might be attending their classes, might be going to work or something else, right? And you're sitting home. So you, to avoid this feeling,
नाउ यू कैन गो आउट एंड वर्क मोर, सो यू कैन कीप योर सेल्फ बिजी, यू कैन कीप योर सेल्फ एक्टिव. ये एक और एडवांटेज इस नए रूल का है. और एक एडवांटेज इस रूल का जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो मेरे को दिख रहा है वो ये है कि दिस कैन हेल्प यू डेवलप अ स्किल. तो अगर आप एक ऐसा पार्ट टाइम जॉब पकड़ते हो ना जो स्किल बेस्ड है, ठीक है, नॉट वर्किंग एज अ कैशियर, नॉट वर्किंग इन मैकडॉनल्ड्स, नॉट वर्किंग इन टिम हॉर्टन, बट अ जॉब दैट इज स्किल बेस्ड, राइट. अगर आप वो स्किल बेस्ड जॉब पकड़ के पार्ट टाइम काफ़ी देर काम कर रहे हो, 20-20 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हो, यू नो, नंबर वन इट कैन हेल्प यू पॉलिश योर स्किल, एंड नंबर टू देयर इज अ हाई चांस कि जब आपकी स्टडीज़ खत्म हो जाती है और आप वर्क परमिट पे आ जाते हो, तो जहाँ पे आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो वही आपको वर्क परमिट पे एक जॉब ऑफर दे दे, ठीक है. सो दिस इज वन रियली गुड एडवांटेज ऑफ दिस न्यू रूल दैट इज देयर. सो आई जस्ट होप दैट यू नो यू यूज इट टू योर एडवांटेज. साथ ही साथ अब इस रूल के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट यू नो यू कीप दैट इन माइंड एंड यू डोंट फॉल फॉर ऑल ऑफ दीज डिसएडवांटेजेस. सबसे पहली डिसएडवांटेजेस जो बड़ी कॉमन है, जो सबको दिख रही होगी, वो ये है कि इट कैन अफेक्ट योर स्टडीज. काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे जो पैसे कमाने के लिए यू नो इतने पागल हो जाएंगे कि दे विल फॉरगेट अबाउट देयर स्टडीज, दे जस्ट कीप ऑन वर्किंग एंड दे विल फॉरगेट अबाउट देयर स्टडीज. क्योंकि कनाडा में देखो इंडिया से थोड़ी अलग पढ़ाई होती है. इंडिया में कह रहे हैं आप पूरा साल जैसी मर्जी पढ़ाई करो, लेकिन अगर आप फाइनल्स में या मिड टर्म्स और फाइनल्स में अच्छे मार्क्स ले आते हो, यू नो यू कैन स्कोर वेल. बट कनाडा में ऐसा नहीं होता है. कनाडा में आपको पूरे साल पढ़ाई करनी होती है, आपको असाइनमेंट्स, क्विज, ये सारी चीज़ें होती है, और इन सब में अगर आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो आपका एक क्यूमुलेटिव स्कोर आएगा, और वही क्यूमुलेटिव स्कोर जो है वो डिसाइड करता है वेदर यू नो यू हैव डन गुड इन योर स्टडीज और यू हैव डन बैड इन योर स्टडीज. सिर्फ फाइनल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने से अच्छे मार्क्स नहीं आते, अच्छी परसेंटेज नहीं आती, आपको पूरे साल कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करना होता है. सो अगर आप इस रूल के चक्कर में यू नो यू आर वर्किंग लाइक एनीथिंग ऑल द टाइम एंड यू नो यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर स्टडीज, यू नॉट डिवाइडिंग द टाइम प्रॉपरली, this can you know really affect on your studies. So ये एक इसका disadvantage है, so you might want to be careful about this. Next disadvantage that I see is that अगर आप पार्ट टाइम जॉब एज अ कैशियर कर रहे हो, आप टिम हॉर्टन्स या मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहे हो, किसी फैक्ट्री या वेयर हाउस में काम कर रहे हो, तो इन द स्मॉलर रन एंड यू प्लान टू वर्क फॉर यू नो मोर देन 20 hours, 30 hours, 40 hours, in the smaller run this is a very good idea. This is going to bring you a lot of money. This can help you make a lot of money as a student, ठीक है. But I think longer run में this is not beneficial because the amount of effort that you're going to put in, you know, when you work for more than 20 hours, 30 hours, 40 hours per week, आप जितना effort डालोगे ना, आप उस effort का उतना benefit ले नहीं पाओगे. You won't be able to carry that forward because these are not skill based jobs. I'm not saying working in McDonald's or working as a cashier is a bad job. It's a great job as a student, but these are not skill based jobs. So आप इनको as experience count नहीं कर सकते जब आप एक full time job में apply करोगे, ठीक है. जैसे हमने advantages में discover किया था ना, अगर आप एक skill based job कर रहे हो part time में, there's a high chance that the same you know employer can provide you a full time job on your work permit, ठीक है. Only if it's skill based. अगर वो skill based नहीं है तो you can't use that as an experience, ठीक है. तो इफ यू वॉन्ट टू टर्न दिस डिसएडवांटेज इनटू एन एडवांटेज, मेक श्योर आप अगर हफ्ते में 20 घंटे, 30 घंटे, 40 घंटे, जितनी भी देर काम कर रहे हो, आप कोई स्किल बेस्ड जॉब करो, लाइक सेल्स, और यू नो यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ स्किल बेस्ड जॉब लाइक टैटू मेकिंग, लाइक डिजाइनिंग, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, लॉट ऑफ स्किल बेस्ड जॉब्स. अगर आप स्किल बेस्ड जॉब्स कर रहे हो ना, आई थिंक दैट इज मोर बेनिफिशियल rather than picking a job that is not skill based and working for 40 or 50 hours. Next problem that I see, next disadvantage that I see is unemployment. अब ये आपको डायरेक्टली अभी नहीं दिखेगी, लेकिन आई थिंक 2 या 3 महीने के बाद यू कैन सी अ हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन कनाडा. यू नो अगर जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें ना, तो देखो अभी तक कैसा होता था ना कि अगर आपको हफ्ते में 20 घंटे काम करना अलाउड है, ठीक है, तो आप अगर किसी स्टोर में काम कर रहे हो तो 2 दिन आप काम करोगे, 2 दिन कोई और काम करेगा और अगले 2 दिन कोई और काम करेगा, ठीक है. लेकिन अगर ये 20 घंटे वाली लिमिट हटा दी जाती है और आप अग्री करते हो कि मैं पूरा हफ्ता काम करने को रेडी हूँ, ठीक है, और उन 2 लोगों से पहले आप थोड़ा सा पहले ये काम सीख गए थे, ठीक है, सो those 2 people are going to lose their job. Why? Because you have a better understanding of the job, that's one, and second, you've agreed to work for the full week, so you know they don't need those 2 people. तो अब ये अगर एक लार्जर स्केल पे होने लगा, ये काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स में होने लगा, you'll see a unemployment trend going on, ठीक है. That is why I said pick a skill based job, because if you have a skill based job, there is a possibility that you can counter this unemployment problem, because you know skill based people who have skill, they're always required, they're always in trend, they're always needed. Right guys, that's pretty much it. ये disadvantages सुन के डर मत जाना, ठीक है, because all of these disadvantages can be countered if you just sit down and
plan a little before you take any decision. ठीक है, तो these can be counted. Now I hope you liked the video. If this video genuinely added some value to your life, make sure you like the video, make sure you subscribe the channel, and मेरे को comment करके जरूर बताना कि what do you think about this new rule? Do you think it's advantageous or do you think it's disadvantageous? Till then, have a good day. I'll see you in the next video.